हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहा था और उसमें 3 लेक्चर अभी तक आ चुकी है। ये आपका चौथा लेक्चर है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने स्टार्ट किया है एसी फंडामेंटल। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एसी फंडामेंटल आप लोग को बहुत ज़रूरी है, तो उसी को देखते हुए एसी फंडामेंटल मैंने स्टार्ट किया हूँ। और एसी फंडामेंटल में आज टॉपिक है एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसी थ्रू प्योर रजिस्टर के बारे में। तो एसी थ्रू प्योर रजिस्टर क्या है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए कि इसमें एक क्या है, एक बनाया हुआ सर्किट। तो उसमें एक क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सर्किट बनाया गया है। यहाँ पे हमने एक एसी सप्लाई दिया हूँ। क्या दिया हूँ? एसी सप्लाई दिया जा रहा है, जो क्या है, V बराबर VM साइन ओमेगा थीटा है। एक क्या है, आपका एसी सप्लाई है। तो यहाँ देखेंगे, हेयर सप्लाई वोल्टेज इज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। V बराबर VM साइन ओमेगा टी, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। बाय ओम्स लॉ वी नो डैट I बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार V बटा R होता है। तो I बराबर V बटा R होगा। तो हम लोग जानते हैं कि V क्या होता है, वो V यहाँ से देखिए V बराबर पुट कर दिए VM साइन ओमेगा टी, क्योंकि V बराबर हमारा क्या था, VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम इस पे पुट कर दिए हैं। तो क्या करना है कि VM और R को एक टर्म में लिख लिए और साइन ओमेगा टी को अलग कर दिए। यहाँ तक हो गया। और VM बटा R, उसे हम लोग क्या कहते हैं, IM लिखते हैं। VM बटा R को क्या कर रहे हैं, IM लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी, जिसको हम सेकंड इक्वेशन मान रहे हैं। तो ये करंट का इक्वेशन हम लोग को मिल गया। I बराबर IM साइन ओमेगा टी क्या हुआ, करंट का इक्वेशन प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लिए। जहाँ IM बराबर क्या है, VM बटा R है। क्या है, VM बटा R है। सॉरी, गलती हो गया। जहाँ IM बराबर क्या हो जाएगा, VM बटा R हो जाएगा। तो देखिए, करंट का इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हो गया है। और वोल्टेज का इक्वेशन तो हम लोग माने थे, और उसमें ओम्स लॉ से करंट का इक्वेशन प्राप्त हो गया। एक करंट का इक्वेशन प्राप्त हो गया किससे, ओम्स लॉ से। तो अब आगे देखते हैं। ये फेजर डायग्राम हम लोग बिलो किए हैं। तो 9 फेजर डायग्राम इज शोन इन बिलो। फेजर ग्राम नीचे आप लोग को दिया गया है। तो देखिए कि वोल्टेज भी है क्या, साइनोसॉइडल फॉर्म में है। क्या है, वोल्टेज भी है जो साइनोसॉइडल में है, और आपका करंट भी। तो यहाँ देखेंगे कि वोल्टेज का फेज एंगल क्या है, 0। इक्वेशन 1 में देखिए, वोल्टेज का क्या है, फेज एंगल 0 है। और करंट का भी देख लीजिए, यहाँ पे करंट का भी है जो फेज एंगल 0 है। तो क्या होगा, I बराबर IM साइन ओमेगा टी। यहाँ भी आपका रेफरेंस लाइन पे एग्जिट करेगा। क्या, करंट क्या करेगा, रेफरेंस लाइन पे भी एग्जिट करेगा, 0 है इसका फेज एंगल। तो वोल्टेज का भी आपका रेफरेंस लाइन पे ही एग्जिट करेगा, क्योंकि इसका भी फेज एंगल 0 है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि हमारा वोल्टेज भी रेफरेंस लाइन पे है और करंट भी रेफरेंस लाइन पे है। जैसे देखिए, करंट भी और वोल्टेज भी दोनों रेफरेंस लाइन पे है। या फिर आप वोल्टेज या करंट को पैरेलल में दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है, पैरेलल में आप दिखा सकते हैं। तो हम यह कहेंगे कि वोल्टेज का करंट जो है सेम फेज में है। क्या कहेंगे हम लोग, वोल्टेज का करंट जो है सेम फेज में है फॉर अ प्योर रजिस्टिव सर्किट। किसके लिए, प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हेयर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट क्या होगा, वो सेम फेज में होगा। इसका मतलब कि दोनों सेम लाइन पे होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
या फिर पैरेलल में होगा, सेम लाइन में होगा या फिर पैरेलल में होगा। हियर फेज एंगल जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब पैरेलल होगा या एक ही लाइन पे होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, तो वही है फेज एंगल 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पावर फैक्टर जो है कोस फाई, पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, कोस फाई। तो कोस फाई, फाई के मान 0, तो कोस 0 बराबर 1, तब पावर फैक्टर कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया। किसका, एसी थ्रू प्योर रजिस्टर में जो पावर फैक्टर आता है वो 1 आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्योर रजिस्टर में आपका पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो फाइव बराबर क्या होता है, फेज डिफरेंस, दोनों का फेज का डिफरेंस होता है 5 बराबर। तो ये आपका ग्राफ है प्योर रजिस्टर का। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस इज लॉसी एलिमेंट दैट ऑलवेज कॉज एनर्जी या लॉस पावर। मतलब कि रेजिस्टेंस आपका लॉसी एलिमेंट है जो हमेशा एनर्जी को लॉस करता है और पावर को लॉस करता है। रेजिस्टेंस इज ए लॉसी एलिमेंट दैट ऑलवेज कॉज एनर्जी और लॉस पावर। एनर्जी को लॉस करता है और पावर को लॉस करता है हमेशा रेजिस्टेंस। तो आप लोग देखें एसी थ्रू प्योर रजिस्टर में वोल्टेज का मान देखें, करंट का मान देखें, उस ओम्स लॉ से आप लोग का करंट का इक्वेशन आया, उसके बाद फेजर डायग्राम देखें और पावर फैक्टर निकल के आएगा। तो पावर फैक्टर कितना होता है प्योर रजिस्टर में, तो 1 होता है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। तो इसमें देखिए कि सर्किट बताया गया है। तो यहाँ देखिए कि मैंने एक प्योर इंडक्टेंस लगाया हुआ हूँ, इस पे एसी सप्लाई दिया जा रहा है, V बराबर VM sin ओमेगा t एसी सप्लाई है। यहाँ देखिए हियर सप्लाई वोल्टेज V बराबर VM sin ओमेगा t, इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ जो एसी वोल्टेज है, यहाँ पे जो एसी वोल्टेज है, एसी सप्लाई वोल्टेज, उसको मैं मान रहा हूँ V बराबर VM sin ओमेगा t को इक्वेशन 1 माना हूँ। और इसको अब देखिए कि नाउ फॉर ए इंडक्टेंस वी नो डैट, हम इंडक्टेंस में जानते हैं कि V बराबर DIL इंटू DI बटा DT होता है। क्या होता है, V बराबर L इंटू DI बाई DT होता है। यह एक इंडक्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि V बराबर DI बाई DT होता है। यह फैराडे लॉ से आता है। किससे आता है, ये फैराडे लॉ से आता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जब इसको गुना कीजिएगा क्रॉस, तो V DT बाई L DI हो जाएगा। अब L DI हम इससे निकाल लेंगे तो 1 बाई L इंटू V DT हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन जब यूज कीजिएगा तो DI और ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा 1 बाई L इंटू V DT। जब इसको हम लोग कांस्टेंट हो तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन DI बराबर 1 बाई L और इंटीग्रेशन में कुछ हो जाएगा आपका V DT हो जाएगा। DI का कितना हो जाएगा, I हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 बाई L के 1 बाई L रहेगा, और V DT का आप लोग का अंदर के अंदर रहेगा इंटीग्रेशन में। तो ये आपका करंट का जो है यहाँ पे आ गया है 1 बाई L इंटू इंटीग्रेशन V DT। अब क्या करना है कि V बराबर हम लोग का दिया हुआ था क्या, इक्वेशन 1 से VM sin ओमेगा t, तो यहाँ पे V बराबर हम लोग रख लेंगे VM sin ओमेगा t। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद I बराबर VM बाई L क्या हो जाएगा, ये VM है जो आपका नीचे था VM, ये हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा VM बाई L हो जाएगा। यहाँ पे देखिए VM बाई L, और अंदर क्या हो रहेगा साइन ओमेगा t इंटू DT। तो I बराबर आपका हो जाएगा, जब साइन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, कोस ओमेगा t, टाइम के ओमेगा के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा।
तो क्या यहाँ पे आ जाएगा माइनस भी एम बाई ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल, और क्या बचेगा कोस ओमेगा टी। तो आई बराबर माइनस भी एम बाई ओमेगा एल, और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन इंटू 90 माइनस ओमेगा टी। तो आई बराबर भी एम माइनस को क्या किए हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसमें यूज कर लिए हैं। तो क्या करेंगे भी एम बाई ओमेगा एल इंटू साइन, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो अब क्या करते हैं कि इतना बराबर हम लोग आई एम लिखते हैं, आई बराबर आई एम, क्योंकि करंट का इक्वेशन लाना है, तो आई बराबर आई एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो जहाँ आई एम बराबर क्या हम लोग माने भी एम बटा ओमेगा एल, क्या माने भी एम बाई ओमेगा एल माने, तो भी एम को भी एम लिखते हैं, ओमेगा एल को एक्सएल लिखते हैं। तो देखिएगा कि ओम्स लॉ से हम लोग आई बराबर भी बटा आर जानते हैं, तो आर का स्थान पे क्या है आपका एक्सएल है। तो आर का रेजिस्टेंस का क्या यूनिट क्या होता है ओम होता है, इसलिए यहाँ पे ओम लिखा गया है। तो एक्स एल बराबर इंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका ओमेगा एल ओम, इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं एक्सएल को। एक्सएल क्या हो गया आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ओम कहाँ से आया, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आता है भी बटा आर, तो आर के स्थान पे आपका एक्सएल है। ये क्या आपका है ओम है, इसका यूनिट ओम होता है। तो क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाई ओम, ओमेगा इंटू एल ओम, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम लोग देखते हैं फेजर डायग्राम। नाउ फेजर डायग्राम इज एज शोन इन बिलो। तो देखिए कि हम लोग पहले वोल्टेज का इक्वेशन देख चुके हैं। वोल्टेज का इक्वेशन कितना था, V बराबर भी एम साइन ओमेगा टी था, इक्वेशन 1 में आपका था। यहाँ पे फेज एंगल क्या है, फेज एंगल क्या है 0 है। अब देखेंगे कि करंट का इक्वेशन, इसमें फेज करंट का इक्वेशन आपका क्या था, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये आपका करंट का इक्वेशन था। यहाँ पे देखिए आपका फेज एंगल कितना है माइनस 90 डिग्री है। तो ये वोल्टेज जो उसका फेज एंगल 0 है और करंट का फेज एंगल कितना है माइनस 90 डिग्री है। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है कि वोल्टेज पे 0 है आपका 0 डिग्री, और करंट जो है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के स्थान पे है। रेफरेंस क्या है वोल्टेज है, और देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा करंट का हो जाएगा। तो वोल्टेज का जो पोजीशन है रेफरेंस पे है, और करंट का जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड पोजीशन में है, और करंट का फेज एंगल माइनस 90 डिग्री है। तो यह एक क्या हो जाएगा आपका फेज डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम हो गया किसका इंडक्टेंस का, एसी थ्रू इंडक्टेंस प्योर इंडक्टेंस, ये आपका हुआ। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। हियर करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री, यहाँ जो करंट लैग कर रहा है उसका बिहाइंड वोल्टेज 90 डिग्री है। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री दोनों को हम कह सकते हैं करंट लैग करेगा आपका वोल्टेज में 90 डिग्री से, और वोल्टेज लीड करेगा करंट में करंट के द्वारा 90 डिग्री से। ये क्या हो गया आपका एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। तो हम लोग एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस देखें, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस देखें, इसका क्या हो जाएगा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर 0 होगा किस में, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस में पावर फैक्टर 0 होगा, और एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस में आपका पावर फैक्टर 1 होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा पावर फैक्टर 1 होगा,
और आपका इंडक्टेंस में 0 होगा। और इसमें कि करंट का जो मान हुआ वो क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ, और वोल्टेज का 0 डिग्री फेज एंगल हुआ, और करंट का फेज एंगल -90 डिग्री। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस पे। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस देखें, इंडक्टेंस देखें, अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस, तो उसको बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि मैंने सर्किट बनाया हूँ, यहाँ पे प्योर कैपेसिटेंस लगाया हुआ है, जिस पे एसी सप्लाई दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आपका एसी सप्लाई दिया जा रहा है। V बराबर VM sin ओमेगा टी है, जिसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब फॉर ए कैपेसिटेंस वी नो डैट, कैपेसिटेंस में हम लोग जानते हैं C बराबर dQ/dV होता है। तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो C/dV क्या आ जाएगा, dQ हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं dQ बराबर C/dV। तो जब इसको हम लोग dt से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, dQ/dt बराबर C/dV/dt। dQ/dt बराबर C/dV/dt, जिसको dQ/dt करंट है, करंट होता है, जिसको I से हम लोग लिखते हैं। तो I बराबर C/dV/dt ये हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन करंट इन टर्म ऑफ वोल्टेज फॉर ए कैपेसिटेंस। अब हम लोग जानते हैं कि V को पहले ही मान चुके हैं हम लोग, V बराबर साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है, नाउ I बराबर C/dVm साइन ओमेगा टी, V के जगह पे हम लोग रख दिए V का मान, जो करंट इक्वेशन 1 से आता है वोल्टेज का, वो आता है Vm साइन ओमेगा टी dt। तो I बराबर C, जब Vm को हम लोग बाहर करेंगे तो CVm बाहर हो गया, और D बच गया dy/dt डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी का। अब क्या करना है कि I बराबर CVm और साइन ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो क्या होता है, कोस ओमेगा टी होता है, और इसका कोफिशिएंट टाइम के रिक्वेस्ट में है ओमेगा, तो इंटू ओमेगा हो जाता है। इस तरह से हम लोग के आफ्टर डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा I बराबर CVm इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो I बराबर VM, और इसको बदले क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा C इंटू साइन 19 प्लस ओमेगा टी। तो I बराबर आपका हो जाएगा VM/1/ओमेगा C साइन। अब इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो I बराबर करंट का इक्वेशन देखिएगा, इसको क्या हम लोग लिखते हैं, IM से लिखते हैं, क्योंकि करंट का इक्वेशन लाना है। तो IM, ये पूरा टर्म को क्या मान लेते हैं हम लोग, IM। तो IM लिख दिए साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो जहाँ IM बराबर क्या हो जाएगा, VM/1/ओमेगा C, जहाँ क्या ओमेगा C बराबर क्या हो जाएगा, 1C कैपेसिटेंस। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस के स्थान पे है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओम लिखें। ये कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1C को या 1/ओमेगा C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। अब हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आपका नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन 1 से सप्लाई वोल्टेज जो है, इक्वेशन 1 में आपका था V बराबर VM साइन ओमेगा टी। इसमें क्या है, सप्लाई वोल्टेज में फेज एंगल क्या है, 0 है, फेज एंगल 0 हो जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज का फेज एंगल 0 है, वहीं देखिए करंट का, उसमें सब फेज एंगल क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि उसका था आप लोग का करंट का कितना, IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो इसका फेज एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इक्वेशन 2 से देख लीजिएगा, करंट का फेज एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ध्यान में रख के फेज डायग्राम को हम लोग बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज 0 डिग्री पे है, और करंट आपका क्या है, 90 डिग्री पे। वोल्टेज 0 डिग्री पे है रेफरेंस पोजीशन पे, और करंट 90 डिग्री पे है, पोजीशन पे है। फेजर डायग्राम ये आपका हो गया। अब कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है उसको आप लोग देखिएगा,
हियर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री। करंट लीड करता है आपका वोल्टेज से बाय 90 डिग्री पे। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। इसको वोल्टेज लैग करता है करंट से रिस्पेक्ट किसके में, करंट के रिस्पेक्ट में बाय 90 डिग्री पे। क्या करता है, वोल्टेज लैग करता है करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से, और इस करंट लीड करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से। ये आपका पॉइंट है। इसका जो फेज एंगल होता है वोल्टेज का 0 होता है, अभी बताएं, और करंट का क्या होता है, फेज एंगल प्लस 90 डिग्री होता है। पावर फैक्टर इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताएं कि एसी थ्रू प्योर रजिस्टर में पावर फैक्टर हो जाएगा 0, इंडक्टेंस में हो जाएगा 0, और प्योर रजिस्टर में हो जाएगा 1, प्योर रजिस्टर में 1, इंडक्टेंस में 0 और कैपेसिटेंस में 0। ये आपका पावर फैक्टर हो गया एसी थ्रू प्योर रजिस्टर का 1, कैपेसिटेंस का 0 और इंडक्टेंस का भी 0। तो हम लोग आज के वीडियो में देखें एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका एग्ज़ाम के व्यू से, कंपटीशन के व्यू से, आपको बेसिक के व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ जानकारी में आपको रखना चाहता हूं। तो ये पॉइंट ज़रूर देखिए, समझिए। तो पहला पॉइंट आपका है रेजिस्टेंस इज लॉसी एलिमेंट दैट ऑलवेज कॉज एनर्जी और पावर लॉस। रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है, पावर को लॉस करता है। रेजिस्टेंस हमेशा लॉस एलिमेंट है, हमेशा लॉस करता है किसका, पावर और एनर्जी का। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है रजिस्टर एंड इंडक्टर डज नॉट लॉस। क्या करता है, ये लॉस नहीं करता है एनर्जी को, बट इट स्टोर द एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर लॉस नहीं करता है एनर्जी को, लेकिन यह स्टोर करता है। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है इंडक्टर इज अपोज द चेंज इन करंट। इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। तो ये दो बात हमेशा आप लोग देखिएगा कि इधर उधर ना हो। चेंज इन करंट अपोज करता है इंडक्टर का, और कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। वोल्टेज कैपेसिटर, करंट इंडक्टर, ये हमेशा आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर डीसी इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। तो क्या कह रहा है कि डीसी के लिए इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी वो 0 हो जाएगा। एक्सएल बराबर 2πL देखें तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2π और एफ यहाँ होगा, एफ छूट गया है, तो एफ के स्थान पे 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे डीसी का 0 हो जाएगा। तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बराबर 0 तो ये पूरा 0, तो एक्सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे कह रहा है आपका फॉर डीसी इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन करंट ऑफ एन इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्सेल। जिसका प्रॉपर्टी चेंज इन करंट को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर। अभी बताएं इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है वो इंडक्टर कहलाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सेल से। तो एक्सेल बराबर क्या होता है आपका 2πFL होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेल का ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, लेकिन इंडक्टर का जो होता है ऐसा यूनिट वो हेनरी होता है। इंडक्टर का ऐसा यूनिट हेनरी होगा, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स एक्सेल, इसका ओम होगा। तो ये आप बात याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ चेंज इन वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। जो चेंज इन वोल्टेज का प्रॉपर्टी को अपोज करता है, वैसा प्रॉपर्टी को जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं,
कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सी से, और इसका ऐसे यूनिट आपका हो जाता है ओम हो जाता है। एक्सी का जो ऐसे यूनिट होगा ओम होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इसका नाम ही है, रिएक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट ओम, तो एक्सी का ऐसे यूनिट ओम। अब है कैपेसिटर का जो ऐसे यूनिट होता है फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम, ऐसे यूनिट ऑफ सी इज फैराड। फैराड को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फॉर डीसी कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। डीसी कैपेसिटर के लिए ओपन सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डीसी 0। जैसे देखिए एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है, तो एफ के जगह पे 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पूरा टर्म 0, तो 1/0 बराबर क्या? 0। तो एक्सी क्या हो जाएगा आपका? कैपेसिटेंस इंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका? रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, एक्सी आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को पॉइंट माइंड में याद रखना है। तो हम लोग आज बहुत सारा बात जाने। सबसे पहले हम लोग पढ़ें एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट देखें जो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये लोग अगर सारा बात आप लोग समझ गए होंगे तो नोट्स आप लोग बनाइएगा। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दूंगा 24 घंटा में। तो पीडीएफ और वीडियो दोनों साथ साथ चलना है। वीडियो पहले देख लीजिए, पीडीएफ बाद में आता है। तो वीडियो देख लीजिएगा तो पीडीएफ में कुछ अलग थोड़ा बहुत रहेंगे, तो वीडियो से हम लोग क्या करते हैं? कॉपी करेंगे कि इसमें पीडीएफ में ये नहीं है, तो ये वाला आपको ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार का आप लोग को सेटअप करना है। 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग इधर उधर लगाते ही होंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय।